प्रश्न 1। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं ए. मुंशी प्रेमचंद, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. महादेवी वर्मा, डी. जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है बी. रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक भारतीय कवि, लेखक, संगीतकार और चित्रकार थे, जिन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ भारतीय कला को भी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में नया आकार दिया। उन्हें 1913 में अपनी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जिससे वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपियन बने। यह पुस्तक मूल रूप से बंगाली में लिखी गई थी और बाद में टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में घरे बाहिरे, गोरा, काबुलीवाला, जनगण मन और अमार सोनार बांग्ला शामिल हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। प्रश्न 2। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं ए. फणीश्वर नाथ रेणु, बी. महादेवी वर्मा, सी. मुंशी प्रेमचंद, डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर है सी. मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी और उर्दू के एक महान लेखक थे। गोदान 1936 में उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है, जिसमें भारतीय ग्रामीण जीवन, कृषि समाज की समस्याओं और किसानों के शोषण का यथार्थवादी चित्रण करता है। यह उपन्यास होरी नामक एक किसान के जीवन और गाय रखने की उसकी आकांक्षा के इर्द गिर्द घूमता है, जो अंततः पूरी नहीं हो पाती। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में गबन, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी और कफन जैसी कहानियां शामिल हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों, गरीबी और अन्याय पर गहरा प्रकाश डाला। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने हंस, माधुरी और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रश्न 3। यामा काव्य संग्रह के लिए किस लेखिका को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? विकल्प हैं ए. अमृता प्रीतम, बी. महादेवी वर्मा, सी. कृष्णा सोबती, डी. शिवानी। सही उत्तर है बी. महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थीं और उन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। उनका काव्य संग्रह यामा 1939 में प्रकाशित हुआ था। उनके 4 पहले के संग्रहों निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का संकलन है। इस कृति के लिए उन्हें 1982 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी कविताएं गहन अंतर्दृष्टि, भावनात्मक सूक्ष्मता और एक चिंतनशील दार्शनिक शैली की विशेषता रखती हैं। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, दीपशिखा और श्रृंखला की कड़ियां जैसे निबंध शामिल हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में छायावाद के युग की प्रमुख कवयित्री माना जाता है। उन्होंने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और चांद पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न 4। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? विकल्प हैं ए. सुमित्रानंदन पंत, बी. रामधारी सिंह दिनकर, सी. जयशंकर प्रसाद, डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही उत्तर है सी. जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद युग के एक प्रमुख कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। कामायनी 1936
उनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है जो मानव सभ्यता के विकास, श्रद्धा, इड़ा और मनु के प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से ज्ञान, इच्छा और क्रिया के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यह कृति आधुनिक हिंदी साहित्य की एक मील का पत्थर मानी जाती है। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह शामिल हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनः स्थापित किया। प्रश्न 5, चिदंबरा नामक काव्य संग्रह के लिए किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प हैं ए. सुमित्रानंदन पंत, बी. महादेवी वर्मा, सी. रामधारी सिंह दिनकर, डी. अज्ञेय। सही उत्तर है ए. सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावाद युग के एक और महत्वपूर्ण स्तंभ थे, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह चिदंबरा 1958 में प्रकाशित हुआ था। उनकी काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायिका है, जिसमें युगांत से लेकर अतीमा तक की रचनाएं संकलित हैं। इस कृति के लिए उन्हें 1968 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रहों में पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, लोकायतन और कला और बूढ़ा चांद, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, शामिल हैं। सुमित्रानंदन पंत अपनी कविताओं में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने गांधीवादी विचारों और मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होकर सामाजिक चेतना पर भी रचनाएं की। प्रश्न 6, उर्वशी काव्य नाटक के लिए किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? विकल्प है ए. सुमित्रानंदन पंत, बी. महादेवी वर्मा, सी. रामधारी सिंह दिनकर, डी. सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सही उत्तर है सी. रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी कवि, निबंधकार और वीर रस के महान गायक थे। उर्वशी 1961 में प्रकाशित थी। उनका एक प्रसिद्ध काव्य नाटक है, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी के पौराणिक आख्यान के माध्यम से प्रेम, वासना और आध्यात्मिकता के द्वंद्व को मनोवैज्ञानिक धरातल पर दर्शाया गया है। इस कृति के लिए उन्हें 1972 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृति के 4 अध्याय शामिल हैं। उन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। दिनकर जी की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और क्रांति का स्वर प्रमुखता से झलकता है। उन्हें अग्निगर्भ कवि भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी रचनाओं में ओज और तेजस्विता थी। प्रश्न 7, मधुशाला के रचयिता कौन हैं, जो अपनी हालावादी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं? विकल्प हैं ए. सुमित्रानंदन पंत, बी. महादेवी वर्मा, सी. हरिवंश राय बच्चन, डी. रामधारी सिंह दिनकर। सही उत्तर है सी. हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। विशेष रूप से हालावादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला 1935 में प्रकाशित थी। 135 रुबाइयों का संग्रह है, जिसमें शराब, साकी, प्याला और मधुशाला को जीवन के प्रतीकों के रूप में उपयोग करके गहन दार्शनिक और सूफी विचारों को व्यक्त किया गया है। इस पुस्तक से उन्हें तत्काल प्रसिद्धि मिली और हिंदी कविता में एक नई शैली का सूत्रपात हुआ। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और उनकी 4 खंडों वाली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक शामिल हैं। हरिवंश राय बच्चन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता थे। उन्होंने फारसी कवि उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरणा ली, जिसका प्रभाव उनकी हालावादी कविताओं पर देखा जा सकता है। प्रश्न 8, मालगुडी डेज कहानियों के संग्रह के लेखक कौन हैं, जिसमें एक काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर का चित्रण है? विकल्प हैं ए. मुल्कराज आनंद, बी. राजा राव, सी. आर.के. नारायण, डी. विक्रम सेठ। सही उत्तर है सी. आर.के. नारायण।
R.K. नारायण रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध भारतीय लेखकों में से एक थे। मालगुडी डेज 1943 में प्रकाशित, 1982 में पुनः प्रकाशित उनकी लघु कहानियों का एक संग्रह है जो उनके काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर मालगुडी में स्थापित है। इस शहर में रहने वाले साधारण लोगों के जीवन को उन्होंने अपनी कहानियों में बड़ी सरलता और हास्य के साथ दर्शाया है। उनके अन्य उल्लेखनीय कार्यों में स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी और अ टाइगर फॉर मालगुडी जैसे उपन्यास शामिल हैं। R.K. नारायण के भाई R.K. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिन्होंने अक्सर उनकी पुस्तकों के लिए चित्र बनाए। उनके लेखन की शैली सरल, स्पष्ट और मानवीय भावनाओं से भरी हुई थी जो उन्हें वैश्विक पाठक वर्ग के बीच लोकप्रिय बनाती है। प्रश्न 9, अछूत उपन्यास के लेखक कौन हैं जो जातिगत भेदभाव पर आधारित है? विकल्प हैं A. R.K. नारायण, B. मुल्कराज आनंद, C. राजा राव, D. खुशवंत सिंह। सही उत्तर है बी. मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अग्रणी लेखकों में से एक थे जिन्होंने सामाजिक यथार्थवाद को अपनी कहानियों का आधार बनाया। उनका पहला उपन्यास अछूत अनटचेबल 1935 में प्रकाशित हुआ था और यह एक युवा भंगी बाखा के एक दिन के जीवन का मार्मिक चित्रण है जो भारतीय समाज में व्याप्त अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की गंभीर समस्या को उजागर करता है। इस पुस्तक को महात्मा गांधी की प्रेरणा से लिखा गया था। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में कूली, दो पत्ते एक कली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स और उनकी आत्मकथा 7 समर्स शामिल हैं। मुल्कराज आनंद को R.K. नारायण, राजा राव के त्रिदेव में से एक माना जाता है जिन्होंने भारतीय अंग्रेजी उपन्यास की नींव रखी। उनके लेखन का उद्देश्य समाज में व्याप्त अन्याय और शोषण के प्रति जागरूकता पैदा करना था। प्रश्न 10, कांथापुरा उपन्यास के लेखक कौन हैं जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है? विकल्प है A. मुल्कराज आनंद, B. R.K. नारायण, C. राजा राव, D. खुशवंत सिंह। सही उत्तर है C. राजा राव। राजा राव भारतीय अंग्रेजी साहित्य के एक महत्वपूर्ण लेखक थे जिन्हें भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों को पश्चिमी साहित्यिक रूपों में प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। उनका पहला उपन्यास कांथापुरा 1938 में प्रकाशित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें गांधीवादी विचारों और ग्रामीण भारत पर इसके प्रभाव को एक दक्षिण भारतीय गांव की कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। ये उपन्यास अपनी अनूठी कथा शैली और लोक कथाओं के मिश्रण के लिए भी प्रसिद्ध है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में द सर्पेंट एंड द रोप, जिसके लिए उन्हें 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और द कैट एंड शेक्सपियर शामिल हैं। उन्हें 1988 में न्यूस्टैट इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राजा राव को भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के त्रिदेव R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव में से एक माना जाता है। उनके लेखन में भारतीय दर्शन और पश्चिमी आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। प्रश्न 11, अ सूटेबल बॉय नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प है A. अरुंधति रॉय, B. विक्रम सेठ, C. चेतन भगत, D. अमिताभ घोष। सही उत्तर है B. विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार और कवि हैं जो अंग्रेजी साहित्य में अपने बहुमुखी लेखन के लिए जाने जाते हैं। अ सूटेबल बॉय 1993 में प्रकाशित उनका एक विशाल उपन्यास है जिसमें 1950 के दशक के भारत की पृष्ठभूमि में 4 परिवारों की कहानियों को बुना गया है, जिसमें मुख्य पात्र लता मेहरा के लिए एक उपयुक्त लड़के की तलाश पर केंद्रित है। यह पुस्तक भारत की स्वतंत्रता के बाद के सामाजिक और राजनैतिक परिदृश्य का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत करती है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में द गोल्डन गेट पद्य में उपन्यास, एनीकूल म्यूजिक उपन्यास और 2 लाइव्स संस्मरण तथा फ्रॉम हेवन लेक यात्रा वृतांत शामिल हैं। अ सूटेबल बॉय अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है, जिसमें लगभग 1349 पृष्ठ हैं। विक्रम सेठ को 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 12, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका कौन है? विकल्प हैं A. किरण देसाई, B. अनीता देसाई, C. अरुंधति रॉय, D. झुम्पा लाहिड़ी। सही उत्तर है C. अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय एक भारतीय लेखिका और राजनैतिक कार्यकर्ता हैं जो सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता से जुड़े मुद्दों पर मुखर रही हैं।
उनका पहला उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में प्रकाशित हुआ और इसी वर्ष उन्हें इसके लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह उपन्यास केरल के एक परिवार की कहानी बताता है जिसमें जुड़वा बच्चों अर्थात एस्टा और राहेल के बचपन के अनुभवों और 1960 के दशक के केरल में प्रचलित लव लॉज द्वारा उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया जाता है, इसका मार्मिक चित्रण है। यह जातिवाद और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभावों को भी गहराई से छूता है। उनका दूसरा उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने कई गैर काल्पनिक लेख और निबंध संग्रह भी लिखे हैं जिनमें उनके सामाजिक और राजनैतिक विचार प्रकट होते हैं। अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला लेखिका थीं। वे अपनी मुखर सामाजिक और राजनैतिक सक्रियता के लिए भी जानी जाती हैं, विशेष रूप से मानवाधिकारों और पर्यावरण के मुद्दों पर। प्रश्न 14 5 Points Someone What Not to Do at IIT उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं ए अमिताभ घोष, बी सलमान रुश्दी, सी चेतन भगत, डी विक्रम सेठ। सही उत्तर है सी चेतन भगत। चेतन भगत एक भारतीय लेखक और स्तंभकार हैं जो अपने समकालीन और युवाओं पर केंद्रित उपन्यासों के लिए बेहद लोकप्रिय हैं। 5 Points Someone 2004 में प्रकाशित उनका पहला उपन्यास है जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 3 दोस्तों की कहानी है जो शिक्षा प्रणाली के दबावों और अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं से जूझते हैं। इस उपन्यास ने भारतीय युवाओं के बीच एक बड़ी लोकप्रियता हासिल की और बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रेरणा बना। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में वन नाइट एट द कॉल सेंटर, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, हाफ गर्लफ्रेंड और रेवोल्यूशन 2020 शामिल हैं। चेतन भगत को अक्सर भारतीय अंग्रेजी साहित्य में युवा और समकालीन कथा साहित्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखा जाता है। उनके उपन्यास अक्सर भारतीय शिक्षा, समाज और रिश्तों के मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न 14 द ग्लास पैलेस नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प हैं ए विक्रम सेठ, बी सलमान रुश्दी, सी अमिताभ घोष, डी झुम्पा लाहिड़ी। सही उत्तर है सी अमिताभ घोष। अमिताभ घोष एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं और उन्हें उनके ऐतिहासिक कथा साहित्य और पर्यावरण संबंधी विषयों पर केंद्रित लेखन के लिए जाना जाता है। द ग्लास पैलेस 2000 में प्रकाशित उनका एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक उपन्यास है जो बर्मा यानी म्यांमार, भारत और मलाया यानी मलेशिया में 1885 में ब्रिटिश आक्रमण से लेकर 20वीं सदी के अंत तक की कहानी को दर्शाता है। यह उपन्यास उपनिवेशवाद, पहचान और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संबंधों की पड़ताल करता है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में द शैडो लाइन्स, द हंग्री टाइड और आइबिस त्रयी, जिसमें सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर शामिल है। उन्हें 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। अमिताभ घोष के उपन्यास अक्सर इतिहास, संस्कृति और पहचान के जटिल तथ्यों को गहराई से दर्शाते हैं। वे पर्यावरण परिवर्तन और मानव समाज पर इसके प्रभावों के बारे में भी मुखर होकर लिखते हैं। प्रश्न 15 मिडनाइट्स चिल्ड्रन उपन्यास के लेखक कौन है जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प है अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी या झुम्पा लाहिड़ी। सही उत्तर है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी एक भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार हैं जो अपने जादुई यथार्थवाद या मैजिकल रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। उनका दूसरा उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जो 1981 में प्रकाशित हुआ, उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है, जिसके लिए उन्हें 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था। ये उपन्यास भारत की स्वतंत्रता के बाद की घटनाओं पर आधारित है, जिसका नायक सलीम सिनाई 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पैदा होता है और उसे टेलीपैथिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस पुस्तक को बाद में बुकर ऑफ बुकर यानी 1993 और बेस्ट ऑफ द बुकर 2008 पुरस्कारों से भी नवाजा गया। उनके अन्य उल्लेखनीय कार्यों में शेम, द सेटानिक वर्सेस, जो विवादों में रहा, द मूर्स लास्ट साई और क्विशोटे शामिल हैं। सलमान रुश्दी का लेखन अक्सर उपनिवेशवाद, प्रवासन, पहचान और धर्म के विषयों से संबंधित होता है। उनके उपन्यासों में भारत और पाकिस्तान के इतिहास और लोक कथाओं का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है।
प्रश्न 16। द ब्लू अम्ब्रेला नामक बच्चों की कहानी के लेखक कौन है? विकल्प है ए. सुधा मूर्ति, बी. रस्किन बॉन्ड, सी. चेतन भगत, डी. अरुंधति रॉय। सही उत्तर है बी. रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं और अपनी बच्चों की कहानियों तथा लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें अक्सर हिमालय की पृष्ठभूमि होती है। द ब्लू अम्ब्रेला 1980 में प्रकाशित उनकी एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो गढ़वाल के एक छोटे से गांव की बिनिया नामक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी तेंदुआ पंजे की हार के बदले एक नीली छतरी हासिल करती है। इस कहानी पर आधारित एक हिंदी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में द रूम ऑन द रूफ, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरादून और कई लघु कहानी संग्रह शामिल हैं। रस्किन बॉन्ड को 1992 में आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरादून के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1999 में पद्मश्री तथा 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियां अक्सर प्रकृति, बचपन की मासूमियत और पहाड़ी जीवन के सरल सुखों पर केंद्रित होती हैं। प्रश्न 17। एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है ए. रामचंद्र गुहा, बी. शशि थरूर, सी. अमर्त्य सेन, डी. अरुण शौरी। सही उत्तर है बी. शशि थरूर। शशि थरूर एक भारतीय राजनेता, लेखक और पूर्व राजनयिक हैं, जो अपनी धारा प्रवाह अंग्रेजी और भारतीय इतिहास और राजनीति पर लिखे गए लेखन के लिए जानी जाती हैं। उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया 2016 में प्रकाशित यूके में इंग्लोरियस एम्पायर के नाम से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत पर हुए नकारात्मक प्रभावों और शोषण का एक विस्तृत और आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में द ग्रेट इंडियन नॉवल, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, वाई आई एम अ हिंदू, पैक्स इंडिया और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं। शशि थरूर को उनके तीखे विचारों और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ब्रिटिश राज के काले पक्ष को उजागर करने के लिए सराहा गया है। वो भारत के इतिहास, संस्कृति, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर कई किताबें और लेख लिख चुके हैं। प्रश्न 19। विंग्स ऑफ फायर नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? विकल्प है ए. विक्रम साराभाई, बी. होमी जे भाभा, सी. एपीजे अब्दुल कलाम, डी. सीवी रमन। सही उत्तर है सी. एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा है, जिसे अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखा गया था। ये पुस्तक उनके शुरुआती जीवन, शिक्षा और भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनके महत्वपूर्ण योगदान की प्रेरणादायी कहानी बताती है, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइलों के विकास की कहानी भी शामिल है। उनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया और टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस शामिल हैं। डॉक्टर कलाम को 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने युवाओं को शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक लघु कहानी संग्रह के लिए पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखिका कौन है? विकल्प है ए. किरण देसाई, बी. झुंपा लाहिड़ी, सी. चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी, डी. मीरा नायर। सही उत्तर है बी. झुंपा लाहिड़ी। झुंपा लाहिड़ी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं, जो अप्रवासी अनुभवों और सांस्कृतिक पहचान पर केंद्रित अपनी मार्मिक कहानियों के लिए जानी जाती हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज 1999 में प्रकाशित उनके 9 लघु कहानियों का पहला संग्रह है, जिसके लिए उन्हें 2000 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये संग्रह भारतीय प्रवासियों और भारतीय अमेरिकियों के जीवन को दर्शाता है, जो अपनी जड़ों और नई दुनिया के बीच फंसे हुए हैं। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में उनका पहला उपन्यास द नेमसेक, जिस पर एक फिल्म भी बनी, लघु कहानियों का संग्रह अनअकस्टम्ड अर्थ और उपन्यास द लोलैंड शामिल हैं।
लाहिड़ी की कहानियां अक्सर पात्रों के आंतरिक जीवन, उनके अकेलेपन और मानवीय संबंधों की जटिलताओं पर गहराई से प्रकाश डालती हैं। वो अपनी लेखन शैली की सरलता और सूक्ष्मता के लिए जानी जाती हैं, जो आम पाठकों को भी आकर्षित करती है। प्रश्न 20। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं, जो भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित है? विकल्प है ए. विक्रम सेठ, बी. मुल्क राजानंद, सी. खुशवंत सिंह, डी. राजा राव। सही उत्तर है सी. खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक प्रमुख उपन्यासकार, पत्रकार और स्तंभकार थे, जो अपने स्पष्ट और कभी-कभी विवादास्पद लेखन के लिए जाने जाते थे। उनका प्रसिद्ध उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में प्रकाशित अगस्त 1947 में भारत के विभाजन की मानवीय त्रासदी का मार्मिक चित्रण करता है, जिसमें पंजाब के एक काल्पनिक सीमावर्ती गांव मनु माजरा पर केंद्रित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस पुस्तक ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और उन्हें 1956 में ग्रोव प्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके अन्य उल्लेखनीय कार्यों में आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, दिल्ली, अ नॉवल, द कंपनी ऑफ विमेन और उनकी आत्मकथा ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस शामिल हैं। खुशवंत सिंह को 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों के विरोध में इसे वापस कर दिया। बाद में उन्हें 2007 में पद्म विभूषण मिला। वो अपने साप्ताहिक कॉलम विद मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल के लिए भी प्रसिद्ध थे। प्रश्न 21। पिंजर उपन्यास के लेखक कौन हैं, जो भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है? विकल्प हैं ए. महादेवी वर्मा, बी. अमृता प्रीतम, सी. कृष्णा सोबती, डी. शिवानी। सही उत्तर है बी. अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम एक प्रमुख पंजाबी लेखिका थीं, जिन्होंने पंजाबी और हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिंजर 1950 में प्रकाशित उनका एक मार्मिक उपन्यास है, जो 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान महिलाओं की दुर्दशा और पीड़ा को दर्शाता है। ये उपन्यास पूर्ण नामक एक हिंदू लड़की की कहानी है, जिसका अपहरण कर लिया जाता है और उसे जबरन धर्मांतरण करना पड़ता है, जो उस समय की भयावहता का प्रतीक है। इस पर आधारित एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है। उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में कागज ते कैनवास, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, सुनहरे, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, एक थी सारा, डाकू और अमृत लहरें शामिल हैं। अमृता प्रीतम को 1981 में कागज ते कैनवास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिससे वो ये पुरस्कार पाने वाली पहली पंजाबी महिला बनी। उनकी कविताएं और उपन्यास अक्सर स्त्री स्वतंत्रता, प्रेम और सामाजिक बंधनों के विषयों पर केंद्रित होते थे। प्रश्न 22। मैला आंचल नामक आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है, जिसमें एक ग्रामीण अंचल का यथार्थवादी चित्रण है? विकल्प हैं ए. मुंशी प्रेमचंद, बी. फणीश्वर नाथ रेणु, सी. नागार्जुन, डी. शिवानी। सही उत्तर है बी. फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने ग्रामीण जीवन की सजीव और विस्तृत झांकी प्रस्तुत की। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ये उपन्यास बिहार के पूर्णिया जिले के एक पिछड़े गांव मैरीगंज की कहानी कहता है, जिसमें वहां के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में परती परिकथा, दीर्घतपा, कितने चौराहे उपन्यास और ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक कहानी संग्रह शामिल हैं। रेणु जी ने अपनी रचनाओं में लोक भाषा, लोक संस्कृति और लोक जीवन को बड़ी कुशलता से उकेरा है। उन्हें 1970 में मैला आंचल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिसे उन्होंने 1975 में आपातकाल के विरोध में लौटा दिया था। प्रश्न 23। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखिका कौन है? विकल्प हैं ए. अमृता प्रीतम, बी. महादेवी वर्मा, सी. कृष्णा सोबती, डी. मन्नू भंडारी। सही उत्तर है सी. कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित लेखिका थीं, जो अपनी विशिष्ट शैली, सशक्त भाषा और नारी चेतना पर केंद्रित लेखन के लिए जानी जाती हैं।
जिंदगीनामा 1979 में प्रकाशित उनका एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो विभाजन पूर्व के अविभाजित पंजाब के एक छोटे से गांव के जीवन को दर्शाता है, जिसमें वहां की संस्कृति, बोली और सामाजिकता निभाने का विस्तृत चित्रण है। इस कृति के लिए उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उनके समग्र लेखन योगदान के लिए उन्हें 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, ए लड़की और समय सरगम शामिल हैं। कृष्णा सोबती को उनकी भाषा पर अद्वितीय पकड़ और गद्य लेखन की मौलिकता के लिए सराहा जाता है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति और उनके संघर्षों को गहराई से व्यक्त किया। प्रश्न 24। आवारा मसीहा नामक जीवनी परक उपन्यास के लेखक कौन हैं जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित हैं? विकल्प हैं ए. प्रेमचंद, बी. विष्णु प्रभाकर, सी. राजेंद्र यादव, डी. मोहन राकेश। सही उत्तर है बी. विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक थे जो अपने उपन्यास, कहानियों, नाटकों और विशेष रूप से जीवनी लेखन के लिए जाने जाते हैं। आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जो बांग्ला के महान उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर एक विस्तृत और मार्मिक जीवनी है। इस पुस्तक को लिखने में उन्हें 14 वर्षों का समय लगा और ये हिंदी जीवनी साहित्य में एक मील का पत्थर मानी जाती है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में अर्धनारीश्वर, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास और डॉक्टर प्रकाश और परछाएं नाटक शामिल हैं। विष्णु प्रभाकर ने अपनी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ और राष्ट्रीय चेतना को प्रमुखता से उठाया। उन्हें 2004 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 25। चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन हैं जो पाप और पुण्य की अवधारणा पर आधारित है? विकल्प हैं ए. मुंशी प्रेमचंद, बी. भगवती चरण वर्मा, सी. जैनेन्द्र कुमार, डी. अज्ञेय। सही उत्तर है बी. भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के एक प्रमुख उपन्यासकार और कवि थे जो अपनी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कथाओं के लिए जाने जाते हैं। चित्रलेखा 1934 में प्रकाशित उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जो पाप और पुण्य की अवधारणा पर एक गहन दार्शनिक अन्वेषण है। ये उपन्यास सामंतवाद और भोगवाद के दौर में मानवीय भावनाओं, नैतिकता और जीवन के अर्थ पर विचार करता है, जिसमें मुख्य पात्र चित्रलेखा और बीजगुप्त की कहानियां हैं। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भूले बिसरे चित्र, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, सीधी सच्ची बातें, सभी नचावत राम गोसाई और रेखा उपन्यास तथा टेढ़े मेढ़े रास्ते शामिल हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास अक्सर जीवन के गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों को सरल और सुबोध्य शैली में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए मानवीय स्वतंत्रता का पक्ष लिया। प्रश्न 26। बलचन्मा नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं जो एक गरीब किसान के बेटे की कहानी है? विकल्प हैं ए. फणीश्वरनाथ रेणु, बी. नागार्जुन, सी. राहुल सांकृत्यायन या डी. शिव प्रसाद सिंह। सही उत्तर है बी. नागार्जुन। नागार्जुन, जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, हिंदी और मैथिली साहित्य के एक प्रमुख कवि और उपन्यासकार थे। उन्हें जन कवि के रूप में जाना जाता था। बलचन्मा 1952 में प्रकाशित उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बिहार के ग्रामीण जीवन और एक दलित किसान के बेटे बलचन्मा की कहानी कहता है, जो सामाजिक असमानताओं और जमींदारी प्रथा के शोषण का शिकार होता है। यह उपन्यास सामाजिक यथार्थवाद और ग्रामीण भारत की समस्याओं का जीवंत चित्रण है। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में रतिनाथ की चाची, बाबा बटेसर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे उपन्यास और युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें काव्य संग्रह शामिल हैं। नागार्जुन अपनी तीखी व्यंग्य शैली और प्रगतिशील विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें मैथिली में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न 27। आपका बंटी नामक उपन्यास के लेखक कौन है जो तलाकशुदा माता पिता के बच्चे पर केंद्रित है? विकल्प हैं ए. महादेवी वर्मा, बी. कृष्णा सोबती, सी. मन्नू भंडारी या डी. मृदुला गर्ग।
सही उत्तर है सी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित लेखिका थीं जो अपनी कहानियों और उपन्यासों में आधुनिक समाज की समस्याओं, विशेषतः नारी जीवन के संघर्षों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। आपका बंटी 1971 में प्रकाशित उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जो तलाकशुदा माता-पिता के बच्चे बंटी के मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को गहराई से दर्शाता है। यह उपन्यास भारतीय समाज में टूटते परिवारों और बच्चों पर उसके प्रभाव पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में महाभोज उपन्यास, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ सह-लिखित उपन्यास मैं हार गई, यही सच है कहानी संग्रह और बिना दीवारों का घर नाटक शामिल हैं। मन्नू भंडारी की रचनाएं नारी विमर्श, सामाजिक संबंधों की जटिलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों पर केंद्रित होती हैं। उन्हें हिंदी कथा साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और उनकी कहानियां अक्सर विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल की जाती हैं। प्रश्न 28। कृष्णकली नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं जो रहस्य, रोमांस और सामाजिक चित्रण का मिश्रण है? विकल्प है ए. अमृता प्रीतम, बी. महादेवी वर्मा, सी. शिवानी या डी. कृष्णा सोबती। सही उत्तर है सी. शिवानी। शिवानी गौरापंत एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार थी जिन्हें अपनी कहानियों में पहाड़ी संस्कृति, स्त्री चरित्रों और रोमांस के मिश्रण के लिए जाना जाता था। कृष्णकली उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो अपने रहस्य, रोमांच और सामाजिक परिवेश के सजीव चित्रण के लिए लोकप्रिय हुआ। उनकी कहानियां अक्सर कुमाऊनी पृष्ठभूमि पर आधारित होती थीं और उनमें एक विशिष्ट प्रकार का रस और प्रवाह होता था। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में 14 फेरे, भैरवी, शमशान चंपा, अतिथि, पुत्रवती और रति विलाप जैसे उपन्यास शामिल हैं। उनकी कहानियों में अक्सर सामाजिक रूढ़ियों पर सूक्ष्म प्रहार और नारी स्वतंत्रता की भावना भी दिखाई देती है। शिवानी की भाषा शैली सरल और प्रवाहमयी थी, जो उन्हें व्यापक पाठक वर्ग के बीच लोकप्रिय बनाती थी। उन्होंने अपनी कहानियों में अक्सर नारी पात्रों को केंद्र में रखा और उनके आंतरिक संघर्षों को उजागर किया। प्रश्न 29। तुगलक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक के लेखक कौन हैं? विकल्प है मोहन राकेश, गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, बादल सरकार। सही उत्तर है बी. गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड एक विख्यात भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और कन्नड़ नाटककार थे जिन्होंने भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का उपयोग करके समकालीन मुद्दों पर महत्वपूर्ण नाटक लिखे। तुगलक, जो 1964 में प्रकाशित हुआ, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है जो दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल पर आधारित है। ये नाटक एक आदर्शवादी शासक के स्वप्न और उसके विफल होने की त्रासदी को दर्शाता है, जिसमें तुगलक की बुद्धिमत्ता और मूर्खता, दूरदर्शिता और क्रूरता के द्वंद्व को प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है। उनके अन्य महत्वपूर्ण नाटकों में ययाति, हायवदन, नागमंडल और तले दंडा शामिल हैं। उन्हें 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गिरीश कर्नाड को भारतीय रंगमंच में उनके अद्वितीय योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ दिए। उन्होंने अपनी फिल्मों और नाटकों में अक्सर शक्ति, पहचान और नैतिकता के सवालों को उठाया। प्रश्न 30। 1084 की मां नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं जो नक्सलवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है? विकल्प हैं ए. महाश्वेता देवी, बी. अमृता प्रीतम, सी. अरुंधति रॉय या डी. कृष्णा सोबती। सही उत्तर है ए. महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी एक प्रसिद्ध बंगाली लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी जो हाशिए पर मड़े आदिवासी समुदायों और उनके अधिकारों के लिए अपनी मुखरता के लिए जानी जाती थी। 1084 की मां 1974 में प्रकाशित उनका एक बहावतपूर्ण उपन्यास है जो 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह उपन्यास सुजाता नामक एक मां को कहता है जो अपने मृत बेटे, जिसके शव की संख्या 1084 थी, के नक्सलवादी होने के बाद उसके जीवन और आदर्शों को समझने का प्रयास करती है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में अरण्येर अधिकार, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, रुदाली, अग्निगर्भ, चोटी मुंडा एवं तारतीर शामिल हैं। उन्हें 1996 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1997 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
महाश्वेता देवी का लेखन दलितों, आदिवासियों और वंचितों के जीवन पर केंद्रित था और उन्होंने उनके संघर्षों की आवाज दी। उन्होंने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयोग किया। प्रश्न 31। क्लियर लाइट ऑफ डे नामक उपन्यास की लेखिका कौन है, जो एक परिवार के संबंधों और विभाजन की त्रासदी को दर्शाती है? विकल्प है ए. अरुंधति रॉय, बी. किरण देसाई, सी. अनीता देसाई, डी. झुंपा लाहिड़ी। सही उत्तर है सी. अनीता देसाई। अनीता देसाई एक भारतीय लेखिका हैं जो अंग्रेजी में लिखती हैं और अपनी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और गहन चरित्र चित्रण के लिए जानी जाती हैं। क्लियर लाइट ऑफ डे 1980 में प्रकाशित उनका एक प्रमुख उपन्यास है, जिसे 1980 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये उपन्यास विभाजन पूर्व और विभाजन पश्चात दिल्ली में एक हिंदू परिवार के संबंधों, स्मृतियों और जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाता है, जिसमें भाई बहनों के जटिल रिश्तों और सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव है। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में फायर ऑन द माउंटेन, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इन कस्टडी, गेम एट ट्वाइलाइट और फास्टिंग फीस्टिंग शामिल हैं। उन्हें 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अनीता देसाई के उपन्यास अक्सर पात्रों के आंतरिक संघर्ष, अकेलेपन और पहचान के मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। उन्हें आधुनिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य की प्रमुख आवाज़ों में से एक माना जाता है। प्रश्न 32। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका कौन है? विकल्प हैं ए. अनीता देसाई, बी. किरण देसाई, सी. अरुंधति रॉय, डी. झुंपा लाहिड़ी। सही उत्तर है बी. किरण देसाई। किरण देसाई एक भारतीय लेखिका हैं जो अंग्रेजी में लिखती हैं। वे प्रसिद्ध लेखिका अनीता देसाई की बेटी हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में प्रकाशित उनका दूसरा उपन्यास है, जिसके लिए 2006 में उन्हें प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये उपन्यास 1980 के दशक के मध्य में हिमालय के एक छोटे शहर और न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों के जीवन की कहानियों को समानांतर रूप से प्रस्तुत करता है, जिसमें वैश्वीकरण, गरीबी, आतंकवाद और पहचान के मुद्दों पर गहराई से विचार किया गया है। उनका पहला उपन्यास हलचल इन द ग्वावा ऑर्चर्ड 1998 में प्रकाशित हुआ था। किरण देसाई बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला लेखिकाओं में से एक थीं। उनके लेखन में गहरी संवेदनशीलता और सामाजिक राजनीतिक संदर्भों का सूक्ष्म विश्लेषण देखने को मिलता है। प्रश्न 33। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विकल्प है ए. चेतन भगत, बी. विक्रम सेठ, सी. अरविंद अडिगा, डी. अमिताभ घोष। सही उत्तर है सी. अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा एक भारतीय लेखक और पत्रकार हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं। द व्हाइट टाइगर 2008 में प्रकाशित उनका पहला उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 2008 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये उपन्यास बलराम हलवाई नामक एक ग्रामीण भारतीय लड़के की कहानी है, जो अपने गांव से निकलकर एक सफल उद्यमी बनता है, लेकिन इस प्रक्रिया में भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, वर्ग विभाजन और नैतिक दुविधाओं को उजागर करता है। ये भारत के अंधेरे पक्ष का एक तीखा और व्यंग्यात्मक चित्रण है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में बिटवीन द असैसिनेशंस, लघु कहानी संग्रह, सिलेक्शन डे और एमनेस्टी उपन्यास शामिल हैं। अरविंद अडिगा बुकर पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय मूल के लेखक हैं। उनके उपन्यास अक्सर आधुनिक भारत के सामाजिक आर्थिक विरोधाभासों और व्यक्तियों पर उनके प्रभावों पर केंद्रित होते हैं। प्रश्न 34। हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज नामक बच्चों की कहानियों के संग्रह की लेखिका कौन है? विकल्प हैं ए. सुधा मूर्ति, बी. झुंपा लाहिड़ी, सी. अनीता देसाई, डी. चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। सही उत्तर है ए. सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर, शिक्षिका, परोपकारी और कन्नड़ एवं अंग्रेजी में लेखिका हैं। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज उनकी लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है, जिसमें प्रेरणादायक और नैतिक कहानियों का संग्रह है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को पसंद आती हैं।
उनकी कहानियां अक्सर ग्रामीण भारत, मानवीय मूल्यों और सरल जीवन के महत्वपूर्ण सबक पर आधारित होती हैं। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में द सर्पेंट्स रिवेंज, 3000 स्टिचेस, वाइज एंड अदरवाइज और द डॉटर फ्रॉम अ विशिंग ट्री शामिल हैं। उन्हें 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति अपनी सरल और प्रेरक कहानियों के लिए जानी जाती हैं, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों को दर्शाती हैं। वे अपनी परोपकारी गतिविधियों और सामाजिक कार्यों के लिए भी बहुत सम्मानित हैं। प्रश्न 35। इंग्लिश ऑगस्ट एन इंडियन स्टोरी उपन्यास के लेखक कौन हैं, जो एक युवा IAS अधिकारी के अनुभवों पर आधारित है? विकल्प है A. विक्रम सेठ, B. उपमन्यु चैटर्जी, C. चेतन भगत, D. अमिताभ घोष। सही उत्तर है B. उपमन्यु चैटर्जी। उपमन्यु चैटर्जी एक भारतीय लेखक हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं और अपनी व्यंग्यात्मक तथा विरोधीपूर्ण शैली के लिए जाने जाते हैं। इंग्लिश ऑगस्ट एंड इंडियन स्टोरी 1988 में प्रकाशित उनका पहला और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे मॉडर्न इंडियन इंग्लिश उपन्यास में एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। ये उपन्यास अगस्त्य सेन नामक एक युवा अंग्रेजी शिक्षित IAS अधिकारी की कहानी बताता है, जिसे ग्रामीण भारत में अपनी पहली पोस्टिंग पर भेजा जाता है और वो अपने परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष करता है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में द लास्ट रिचुअल, मैड ब्लड और वेटिंग फॉर मैटीज शामिल हैं। उपमन्यु चैटर्जी का उपन्यास भारतीय नौकरशाही और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों के आंतरिक संघर्षों का एक व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास को भारत में स्लाइस ऑफ लाइफ उपन्यास की एक नई शैली के रूप में भी देखा जाता है। प्रश्न 36। देवदास नामक क्लासिक उपन्यास के लेखक कौन है, जो असफल प्रेम की त्रासदी पर आधारित है? विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद। सही उत्तर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय यानी शरत चंद्र चटर्जी एक अत्यंत लोकप्रिय बंगाली उपन्यासकार थे, जिनके कार्य भारतीय भाषाओं में व्यापक रूप से अनुदित हुए हैं। देवदास, जो 1917 में प्रकाशित हुआ था, उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जो एक असफल प्रेम कहानी की त्रासदी को दर्शाता है। ये उपन्यास देवदास, पारो और चंद्रमुखी के त्रिकोणीय प्रेम और सामाजिक रीति रिवाजों एवं वर्ग भेद के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं की कहानी है। ये भारतीय साहित्य में प्रेम, त्याग और पीड़ा का एक शाश्वत प्रतीक बन गया है। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में श्रीकांत, चरित्रहीन, परिणीता, गृहदाह और बड़ी दीदी शामिल हैं। शरत चंद्र की रचनाएं अक्सर नारी जीवन की समस्याओं, सामाजिक पाखंड और प्रेम के आदर्शवादी स्वरूप पर केंद्रित होती थीं। उनके उपन्यासों पर कई भाषाओं में फिल्में बनी हैं। विशेष रूप से देवदास पर कई सफल फिल्म रूपांतरण हुए हैं। प्रश्न 37। आनंदमठ नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं, जिसमें वंदे मातरम गीत शामिल है? विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध बंगाली लेखक, कवि और पत्रकार थे, जिन्हें भारतीय साहित्य में उपन्यास विधा का अग्रदूत माना जाता है। आनंदमठ, जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, उनका एक प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है, जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये उपन्यास देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना को जगाता है और इसमें भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी शामिल है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में कपाल कुंडला, विषवृक्ष, दुर्गेश नंदिनी, जिसे बंगाली का पहला उपन्यास माना जाता है, और देवी चौधुरानी शामिल हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बंगाली गद्य को नया आयाम दिया। वंदे मातरम गीत मूल रूप से आनंदमठ उपन्यास में ही प्रकाशित हुआ था और बाद में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। प्रश्न 38। जैस्मिन नामक उपन्यास की लेखिका कौन है, जो एक भारतीय अप्रवासी महिला के अनुभवों को दर्शाती है? विकल्प हैं A. झुम्पा लाहिड़ी, B. भारती मुखर्जी, C. चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, D. मीरा नायर। सही उत्तर है B. भारती मुखर्जी।
भारती मुखर्जी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका थीं जो अपनी कहानियों में अप्रवासन, पहचान और सांस्कृतिक आत्मसात के विषयों पर केंद्रित थीं। जास्मिन, जो 1989 में प्रकाशित हुई, उनका एक उल्लेखनीय उपन्यास है जो एक युवा भारतीय महिला ज्योति, जो बाद में जास्मिन बनती है, की कहानी कहता है, जो पंजाब के एक गांव से निकलकर अमेरिका में नई जीवन की तलाश में जाती है। ये उपन्यास एक अप्रवासी के रूप में उसके बदलते अनुभवों, पहचान के संकट और पश्चिमी संस्कृति के साथ उसके संघर्षों को दर्शाता है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में द टाइग्रेस डॉटर, वाइफ, डार्कनेस आदि शामिल हैं। भारती मुखर्जी ने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय अप्रवासियों, विशेषकर महिलाओं के अनुभवों को गहराई से व्यक्त किया। उन्हें 1988 में द मिडिल मैन एंड अदर स्टोरीज के लिए नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 39, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं ए. खुशवंत सिंह, बी. नीरद सी चौधरी, सी. आर.के. नारायण, डी. मुल्कराज आनंद। सही उत्तर है बी. नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी एक भारतीय लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा और वे अपनी तीखी राय और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन 1991 में प्रकाशित हुई थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसे एक क्लासिक माना जाता है। ये पुस्तक भारतीय उपनिवेशवाद के इतिहास, संस्कृति और लेखक के अपने जीवन के अनुभवों का एक विस्तृत और आत्मविश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है, जिसमें ब्रिटिश शासन के तहत भारत के सामाजिक और बौद्धिक जीवन का गहन विश्लेषण है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में अ पैसेज टू इंग्लैंड, द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्क, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और 3 हॉर्समैन ऑफ द न्यू अपोकलिप्स शामिल हैं। नीरद सी चौधरी को अपनी स्पष्टवादिता और कभी-कभी विवादास्पद विचारों के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की, अक्सर पश्चिमी दृष्टिकोणों के साथ तुलना करते हुए। प्रश्न 40, घासीराम कोतवाल नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है जो एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? विकल्प हैं ए. गिरीश कर्नाड, बी. विजय तेंदुलकर, सी. मोहन राकेश, डी. धर्मवीर भारती। सही उत्तर है बी. विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर एक प्रसिद्ध मराठी नाटककार, पटकथा लेखक और निबंधकार थे जिन्होंने भारतीय रंगमंच को महत्वपूर्ण योगदान दिया। घासीराम कोतवाल 1972 में प्रकाशित उनका एक विवादास्पद और शक्तिशाली राजनीतिक व्यंग्यात्मक नाटक है जो 18वीं शताब्दी के मराठा पेशवाओं के शासनकाल की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। ये नाटक सत्ता के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और नैतिकता के पतन को दर्शाता है, जिसमें नाना फडणवीस और घासीराम कोतवाल के माध्यम से राजनीति और समाज की जटिलताओं को उजागर किया गया है। उनके अन्य महत्वपूर्ण नाटकों में शांतता कोट चालू आहे, सखाराम बाइंडर, गिद्धे और कन्यादान शामिल हैं। उन्हें 1984 में पद्म भूषण और 1970 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विजय तेंदुलकर को भारतीय रंगमंच में उनके यथार्थवादी और सामाजिक राजनीतिक नाटकों के लिए जाना जाता है। उनके नाटक अक्सर समाज की क्रूरता, हिंसा और मानव स्वभाव के अंधे पहलुओं को गहराई से चित्रित करते हैं। प्रश्न 41, तमस उपन्यास के लेखक कौन है जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है? विकल्प हैं ए. भीष्म साहनी, बी. यशपाल, सी. मोहन राकेश, डी. निर्मल वर्मा। सही उत्तर है ए. भीष्म साहनी। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक, नाटककार और रंगकर्मी थे। तमस 1973 में प्रकाशित उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जो भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी और उसके दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों का यथार्थवादी चित्रण करता है। इस उपन्यास के लिए उन्हें 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में कड़ियाँ, बसंती, झरोखे, मयादास की माड़ी उपन्यास और पहला पाठ, पाली, डरो मत, कहानी संग्रह तथा हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक शामिल हैं। भीष्म साहनी प्रसिद्ध नाटककार बलराज साहनी के छोटे भाई थे। उनके लेखन में अक्सर सामाजिक यथार्थ, मानवीय मूल्यों और सांप्रदायिक सद्भाव की वकालत होती है। प्रश्न 42, अंधायुब नामक प्रसिद्ध काव्य नाटक के लेखक कौन है जो महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति पर आधारित है? विकल्प है ए. जयशंकर प्रसाद, बी. रामधारी सिंह दिनकर, सी. धर्मवीर भारती, डी. मोहन राकेश। सही उत्तर है सी. धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के एक बहुमुखी लेखक थे जिन्होंने कविता,
उपन्यास, नाटक और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंधा युग 1954 में प्रकाशित उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य नाटक है, जो महाभारत के अंतिम दिन और उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। ये नाटक युद्ध की भयावहता, मानवीय मूल्यों के पतन, अंधविश्वास और भविष्यहीनता के गहरे दार्शनिक मुद्दों पर विचार करता है। इनके अन्य प्रमुख कार्यों में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह और ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह शामिल हैं। वे प्रसिद्ध हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक भी रहे। धर्मवीर भारती को आधुनिक हिंदी साहित्य में स्वतंत्रतावादी मानवतावादी लेखक के रूप में जाना जाता है। उनके कार्यों में आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद और अस्तित्वगत संकट को गहराई से दर्शाया गया है। प्रश्न 43। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन है, जो भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का चित्रण करता है? विकल्प है ए. भीष्म साहनी, बी. यशपाल, सी. मोहन राकेश, डी. कृष्णा सोबती। सही उत्तर है बी. यशपाल। यशपाल हिंदी साहित्य के एक प्रमुख उपन्यासकार और कहानीकार थे, जो अपने प्रगतिशील विचारों और सामाजिक यथार्थवादी लेखन के लिए जाने जाते थे। झूठा सच 2 भागों में 1958 और 1960 में प्रकाशित उनका एक विशाल उपन्यास है, जो भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी, उसके कारणों और परिणामों का विस्तृत और आलोचनात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। ये उपन्यास देश के सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक पतन को गहराई से उजागर करता है। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता उपन्यास और ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता कहानी संग्रह शामिल हैं। यशपाल अपने क्रांतिकारी विचारों और मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित लेखन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके उपन्यास अक्सर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों और मानवीय संबंधों की जटिलताओं पर केंद्रित होते थे। प्रश्न 44। राग दरबारी नामक व्यंग्यात्मक उपन्यास के लेखक कौन है, जो ग्रामीण राजनीति और भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करता है? विकल्प हैं ए. फणीश्वर नाथ रेणु, बी. श्रीलाल शुक्ल, सी. नागार्जुन, डी. हरिशंकर परसाई। सही उत्तर है बी. श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार और उपन्यासकार थे, जिन्हें उनके तीखे सामाजिक व्यंग्य के लिए जाना जाता है। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित उनका सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यास है, जो भारत के एक ग्रामीण अंचल की राजनीति, शिक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार और सामाजिक पाखंड पर गहरा और कटु व्यंग्य करता है। ये उपन्यास रंगनाथ नामक एक शोध छात्र के अनुभवों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की विडंबनाओं को प्रस्तुत करता है। इस कृति के लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत उपन्यास और अंगद का पांव व्यंग्य संग्रह शामिल हैं। श्रीलाल शुक्ल को हिंदी व्यंग्य साहित्य का एक अग्रणी स्तंभ माना जाता है। उनके लेखन में गहरी सामाजिक अंतर्दृष्टि और हास्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। प्रश्न 45। आधा गांव नामक आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है, जो गाजीपुर के गंगौली गांव के मुस्लिम जीवन पर आधारित है? विकल्प हैं ए. फणीश्वर नाथ रेणु, बी. राही मासूम रजा, सी. नागार्जुन, डी. शिव प्रसाद सिंह। सही उत्तर है बी. राही मासूम रजा। राही मासूम रजा एक प्रमुख हिंदी और उर्दू लेखक, कवि और स्क्रीन प्ले राइटर थे। आधा गांव 1966 में प्रकाशित उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे हिंदी के महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासों में गिना जाता है। ये उपन्यास गाजीपुर जिले के गंगौली नामक एक मुस्लिम बहुल गांव के जीवन को 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर दर्शाता है, जिसमें वहां की गंगा जमनी संस्कृति, सांप्रदायिक सद्भाव और विभाजन के बाद के बदलावों का मार्मिक चित्रण है। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज उपन्यास और छोटे शहर का एक किस्सा कविता संग्रह और कई सफल फिल्मों और टीवी धारावाहिकों जैसे महाभारत की पटकथाएं शामिल हैं। राही मासूम रजा को सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के पक्षधर लेखक के रूप में जाना जाता है। उनके लेखन में भारतीय ग्रामीण जीवन और विभिन्न संस्कृतियों के सह अस्तित्व का सुंदर चित्रण मिलता है। प्रश्न 46। कुरुक्षेत्र नामक काव्य के लेखक कौन है, जो युद्ध और शांति के दर्शन पर आधारित है? विकल्प हैं ए. सुमित्रा नंदन पंत, बी. रामधारी सिंह दिनकर,
सी जयशंकर प्रसाद, डी महादेवी वर्मा। सही उत्तर है बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, कि काव्य संग्रहों में कुरुक्षेत्र 1946 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण कृति है। यह काव्य महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन इसमें युद्ध के दर्शन, उसके परिणामों, मानवीय स्वार्थ और शांति की आवश्यकता पर गहन विचार किया गया है। यह युधिष्ठिर और भीष्म के संवादों के माध्यम से आधुनिक युग की समस्याओं पर भी प्रकाश डालता है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में रश्मिरथी, उर्वशी, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा और संस्कृति के 4 अध्याय शामिल हैं। उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र को दिनकर जी की चिंतन प्रधान कृतियों में से एक माना जाता है, जिसमें वे युद्ध के औचित्य पर प्रश्न उठाते हैं। यह काव्य आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह मानवीय संघर्षों और उनके नैतिक आयामों पर विचार करता है। प्रश्न 47, संस्कार नामक कन्नड़ उपन्यास के लेखक कौन है, जो जाति और परंपरा पर केंद्रित है? विकल्प हैं ए UR अनंतमूर्ति, बी शिवराम कारंत, सी गिरीश कर्नाड, डी SL भैयप्पा। सही उत्तर है ए UR अनंतमूर्ति। UR अनंतमूर्ति कन्नड़ साहित्य के एक प्रमुख लेखक, आलोचक और शिक्षाविद थे। संस्कार 1965 में प्रकाशित उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसे कन्नड़ साहित्य की एक क्लासिक कृति माना जाता है। यह उपन्यास एक रूढ़िवादी ब्राह्मण समुदाय में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उत्पन्न नैतिक और दार्शनिक संकट पर आधारित है, जो जाति व्यवस्था, परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के द्वंद्व को दर्शाता है। इस पर आधारित एक प्रसिद्ध कन्नड़ फिल्म भी बनी है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में भारतीपुरा, अवस्था, भव उपन्यास और प्रश्न कहानी संग्रह शामिल हैं। उन्हें 1994 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। UR अनंतमूर्ति को नव्य आधुनिकतावादी कन्नड़ साहित्य आंदोलन के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उनके लेखन में भारतीय समाज की जटिलताओं, धार्मिक रूढ़ियों और व्यक्तिगत पहचान के संकटों का गहरा विश्लेषण मिलता है। प्रश्न 48, गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है, जो भारतीय राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार पर आधारित है? विकल्प हैं ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही उत्तर है सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी चर्चा पहली भी हुई है, द्वारा लिखित गोरा 1910 में प्रकाशित उनके सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है। यह उपन्यास भारतीय राष्ट्रवाद, सामाजिक सुधार, धर्म और पहचान के जटिल विषयों पर केंद्रित है। गोरा नामक मुख्य पात्र एक आयरिश अनाथ है, जिसे ब्राह्मण परिवार में पाला जाता है, और उसकी पहचान की खोज तथा हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं पर उसके विचार उपन्यास का केंद्रीय विषय बनते हैं। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में गीतांजलि, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, घरे बाहिरे, द होम एंड द वर्ल्ड, काबुलीवाला, जनगण मन, भारत का राष्ट्रगान और आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान शामिल हैं। गोरा टैगोर के सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है और इसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं का विस्तृत चित्रण है। यह उपन्यास टैगोर के दार्शनिक और सामाजिक विचारों को गहराई से दर्शाता है। प्रश्न 49, अरे यार नामक उपन्यास की लेखिका कौन है, जो एक महिला के संघर्षों और सामाजिक बंधनों पर आधारित है? विकल्प हैं ए प्रतिभा रे, डी महाश्वेता देवी, सी अमृता प्रीतम, डी इंदिरा गोस्वामी। सही उत्तर है ए प्रतिभा रे। प्रतिभा रे एक प्रख्यात उड़िया लेखिका हैं, जिन्हें उनके सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यासों और लघु कथाओं के लिए जाना जाता है। अरियार नामक उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो एक महिला के जीवन के संघर्षों, सामाजिक रूढ़ियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तलाश को दर्शाता है। प्रतिभा रे अपनी रचनाओं में अक्सर जनजातीय जीवन, ग्रामीण ओडिशा की समस्याओं और नारी विमर्श के मुद्दों को उठाती हैं। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में शीला पदक, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यज्ञसेनी, महाभारत की द्रौपदी पर आधारित महामोह, उत्तरा मार्ग उपन्यास और कई कहानी संग्रह शामिल हैं। प्रतिभा रे को 2011 में उड़िया साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके लेखन में भारतीय मौखिक कथाओं और समकालीन सामाजिक मुद्दों का सुंदर संगम देखने को मिलता है। प्रश्न 50, देवकीनंदन खत्री का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, जो तिलिस्मी और अय्यारी कहानियों के लिए जाना जाता है? विकल्प हैं ए चंद्रकांता, बी भूतनाथ, सी कुसुम कुमारी, डी नरेंद्र मोहिनी। सही उत्तर है ए चंद्रकांता।
देवकीनंदन खत्री हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, जिन्हें तिलिस्मी और अय्यारी यानी जादुई और गुप्तचर उपन्यासों का जनक माना जाता है। चंद्रकांता 1888 में प्रकाशित उनका सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यास है, जिसने हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह राजकुमारी चंद्रकांता और राजकुमार वीरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी है, जो जादू, रहस्य और जासूसी से भरी है। इस उपन्यास ने इतनी लोकप्रियता हासिल की कि इसे पढ़ने के लिए कई लोगों ने हिंदी सीखी। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में चंद्रकांता संतति, जो चंद्रकांता की अगली कड़ी है, भूतनाथ और काजल की कोठरी शामिल हैं। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास मनोरंजन प्रधान थे और उन्होंने हिंदी उपन्यास को जन जन तक पहुंचाया। उनकी रचनाओं में कल्पना और रहस्य का अद्भुत मेल होता था, जो पाठकों को बांधे रखता था। प्रश्न 51। रागिनी नामक उपन्यास के लेखक कौन है, जो सामाजिक यथार्थवाद और नारीवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है? विकल्प है मन्नू भंडारी, शिवानी, मृदुला गर्ग, प्रभा खेतान। सही उत्तर है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित लेखिका हैं, जो अपने उपन्यासों और कहानियों में आधुनिक नारी की समस्याओं, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाने के लिए जानी जाती हैं। रागिणी उनका एक उल्लेखनीय उपन्यास है, जो सामाजिक यथार्थवाद और एक नारीवादी दृष्टिकोण के साथ पात्रों के आंतरिक संघर्षों और समाज में उनकी स्थिति को दर्शाता है। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में चित्तकोबरा, कठगुलाब, मिलजुल मन, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, मैं और मैं, उसके हिस्से की धूप उपन्यास और कितनी कैदी, शहर के नाम कहानी संग्रह शामिल हैं। मृदुला गर्ग अपनी बेबाक शैली और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पड़ताल के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके लेखन में अक्सर स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता और स्त्री की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाता है। अरण्यक के अधिकार यानी जंगल का अधिकार नामक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखिका कौन है? विकल्प है प्रतिभा रे, महाश्वेता देवी, अमृता प्रीतम, आशापूर्णा देवी। सही उत्तर है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, एक प्रसिद्ध बंगाली लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। अरण्यक के अधिकार 1977 में प्रकाशित उनका एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है, जो प्रसिद्ध आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के जीवन और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनके संघर्ष पर आधारित है। ये उपन्यास आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष का सशक्त चित्रण करता है। इस कृति के लिए उन्हें 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में 1084 की मां, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, रुदाली और अग्निगर्भ शामिल हैं। महाश्वेता देवी का लेखन हाशिए पर मरे गए समुदायों, विशेषकर आदिवासियों और दलितों के अधिकारों के लिए एक शक्तिशाली आवाज था। उन्होंने साहित्य को सामाजिक न्याय और परिवर्तन के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। प्रश्न 54। कितने नावों में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कवि कौन है? विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्जे, रघुवीर सहाय। सही उत्तर है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्जे। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्जे हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक थे। कितने नावों में कितनी बार 1977 में प्रकाशित उनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, जिसमें उनकी विविध कविताओं का संकलन है। ये संग्रह जीवन के अनुभवों, यात्राओं और आंतरिक अन्वेषण को दर्शाता है। इस कृति के लिए उन्हें 1978 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में शेखर एक जीवनी उपन्यास, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास, चिंता, हरी घास पर क्षणभर काव्य संग्रह और त्रिशंकु निबंध संग्रह शामिल हैं। उन्होंने तार सप्तक का संपादन भी किया। अज्ञेय अपनी प्रयोगधर्मी कविताओं, जटिल चिंतन और बौद्धिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को आधुनिकता और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। मैला आंचल के बाद फणीश्वरनाथ रेणु का दूसरा आंचलिक उपन्यास कौन सा है? विकल्प है पर्तिपरी कथा, दीर्घतपा, कितने चौराहे, जुलूस। सही उत्तर है पर्तिपरी कथा। फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, कपर्तिपरी कथा 1957 में प्रकाशित उनके प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल के बाद उनका दूसरा प्रमुख आंचलिक उपन्यास है। ये उपन्यास बिहार के पूर्णिया जिले के ही एक अन्य गांव परानपुर की कहानी कहता है, जो बाढ़, सूखा और सामाजिक आर्थिक समस्याओं से जूझता है।
इसमें ग्रामीण जीवन की विडंबनाओं, शोषण और बदलती सामाजिक संरचना का सजीव चित्रण है। उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में दीर्घतपा, कितने चौराहे और थुमरी अग्निखोर कहानी संग्रह शामिल हैं। रेणुजीचे उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन के सूक्ष्म विवरण और स्थानीय बोली के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके लेखन में लोकगीत, लोक कथाएं और ग्रामीण जीवन के रीति रिवाज सहजता से गुंथे होते हैं। मुर्दाघर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, जो विभाजन के बाद के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाता है? विकल्प हैं भीष्म साहनी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, जगदीश चंद्र। सही उत्तर है जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे, जो दलित जीवन और विभाजन के बाद के सामाजिक यथार्थवादी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। मुर्दाघर उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो विभाजन की त्रासदी के बाद के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दर्शाता है, जिसमें मानवीय संबंधों की टूटन और जीवन की निरर्थकता का एहसास प्रमुख है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में धरती धन न अपना, दलित जीवन पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास आधा पुल, कभी न छोड़ें खेत और लाट साहब शामिल हैं। जगदीश चंद्र के उपन्यासों में सामाजिक अन्याय, शोषण और मानवीय पीड़ा का मार्मिक चित्रण मिलता है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हाशिए पर मढ़े गए समुदायों की आवाज को बुलंद किया। प्रश्न 56। चित्त कोबरा नामक उपन्यास की लेखिका कौन है, जो मानवीय संबंधों की जटिलता और शहरी जीवन के तनाव पर आधारित है? विकल्प है मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या उषा प्रियमवदा। सही उत्तर है विकल्प बी, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, का उपन्यास चित्त कोबरा 1979 में प्रकाशित आधुनिक शहरी जीवन में मानवीय संबंधों की जटिलता, स्त्री पुरुष संबंधों की सूक्ष्मताओं और पहचान के संकट को दर्शाता है। ये उपन्यास अपनी प्रतीकात्मक भाषा और मनोवैज्ञानिक गहराई के लिए जाना जाता है। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में कठगुलाब, मिलजुल मन, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मैं और मैं, उसके हिस्से की धूप और कई कहानी संग्रह शामिल हैं। मृदुला गर्ग अपनी बेबाक और संवेदनात्मक लेखन शैली के लिए जानी जाती हैं। उनके उपन्यास अक्सर आधुनिक स्त्री के मन के अंतर्द्वंद्व और उसकी स्वतंत्रता की तलाश पर केंद्रित होते हैं। प्रश्न 57। आषाढ़ का एक दिन नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश या गिरीश कर्नाड। सही उत्तर है विकल्प सी, मोहन राकेश। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन और आधुनिक नाटक के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित उनका पहला और सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जिसे आधुनिक हिंदी नाटक का मील का पत्थर माना जाता है। ये नाटक कवि कालिदास के जीवन पर आधारित है, जिसमें रचनात्मकता, प्रेम, त्याग और सफलता के बीच के द्वंद्व को दर्शाया गया है। ये उनकी संवेदनशीलता और भाषा की पकड़ का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके अन्य महत्वपूर्ण नाटकों में लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले की जमीन अधूरा शामिल है। उन्होंने कई कहानियां और यात्रा वृतांत भी लिखे हैं। मोहन राकेश ने आधुनिक हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी और उसे समकालीन जीवन से जोड़ा। उनके नाटकों में मानवीय संबंधों की जटिलता और अस्तित्वगत प्रश्नों को गहराई से प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न 58। काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक कौन है, जो वाराणसी के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का चित्रण करता है? विकल्प हैं शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, नामवर सिंह या उदय प्रकाश। सही उत्तर है विकल्प बी, काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक हैं, जो अपनी कहानियों और उपन्यासों में ग्रामीण और शहरी जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। काशी का 80 2002 में प्रकाशित उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जो वाराणसी यानी काशी के 80 घाट के आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन का एक जीवंत, हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। ये उपन्यास शहर की अनूठी पहचान, उसके चरित्रों और बदलते समय के प्रभावों को दर्शाता है। इस पर आधारित एक फिल्म भी बनी है, मोहल्ला 80। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में रेहन पर रघु, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अपना मोर्चा उपन्यास, सुबह का डर, सदी का सबसे बड़ा आदमी, कहानी संग्रह शामिल है। काशीनाथ सिंह अपनी भाषा की सहजता, यथार्थवाद और संवादों की जीवंतता के लिए प्रसिद्ध हैं।
उनके लेखन में भारतीय संस्कृति और स्थानीय रंग बड़ी गहराई से उभर कर आते हैं। प्रश्न 59। नदी के द्वीप नामक उपन्यास के लेखक कौन है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अस्तित्व के प्रश्न पर आधारित है? विकल्प है जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी या धर्मवीर भारती। सही उत्तर है विकल्प बी, अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, का नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ये उपन्यास व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेम, संबंधों की जटिलता और अस्तित्व के दार्शनिक प्रश्नों पर आधारित है। उपन्यास में भुवन, रेखा, गौरा और चंद्रमाधव जैसे पात्रों के माध्यम से आधुनिक मानव के अलगाव और उसकी आंतरिक यात्रा को दर्शाया गया है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी उपन्यास, कितने नामों में कितनी बार, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह शामिल हैं। अज्ञेय को हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। उनके उपन्यास अक्सर गहन दार्शनिक चिंतन और आत्मविश्लेषण पर केंद्रित होते हैं। प्रश्न 60। यादों की बारात नामक आत्मकथा के लेखक कौन है, जो हिंदी फिल्मों और साहित्य से संबंधित है? विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम, जावेद अख्तर या कैफी आजमी। सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, कि 4 खंडों वाली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। यादों की बारात विशेष रूप से उनकी कविताओं और जीवन के अनुभवों को दर्शाती है। यद्यपि यादों की बारात एक फिल्म का प्रसिद्ध गीत है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा उनके जीवन और साहित्यिक यात्रा का एक विस्तृत लेखा-जोखा है। उनकी आत्मकथा की ये 4 खंड हिंदी साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिनमें उनके जीवन की यात्रा, संघर्ष, शिक्षा और साहित्यिक विकास का सजीव चित्रण है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा हिंदी साहित्य की सबसे ईमानदार और लोकप्रिय आत्मकथाओं में से एक मानी जाती है। ये पाठकों को उनके व्यक्तिगत जीवन, साहित्यिक सफर और उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य की गहन जानकारी प्रदान करती है। प्रश्न 61। सेवा सदन नामक उपन्यास के लेखक कौन है, जो भारतीय समाज में वेश्यावृत्ति और नारी के उत्थान पर केंद्रित है? विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा या जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, का उपन्यास सेवा सदन, जो 1919 में प्रकाशित हुआ, उनके शुरुआती महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है। यह भारतीय समाज में वेश्यावृत्ति की समस्या, एक महिला के सामाजिक बहिष्कार और उसके बाद के संघर्षों को दर्शाता है। इस उपन्यास में सुमन नामक एक वेश्या की कहानी है, जो सामाजिक न्याय और सम्मानपूर्ण जीवन की तलाश में है और अंततः नारी के उत्थान और सेवा के मार्ग को अपनाती है। उनके अन्य प्रसिद्ध कार्यों में गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि उपन्यास और शतरंज के खिलाड़ी कफन कहानी संग्रह शामिल हैं। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में भारतीय समाज की रूढ़ियों और समस्याओं पर गहरा प्रहार किया। सेवा सदन को प्रेमचंद के सामाजिक सुधारवादी उपन्यासों में एक मील का पत्थर माना जाता है। प्रश्न 62। कठगुलाब नामक उपन्यास के लेखिका कौन है, जो स्त्री पुरुष संबंधों और आधुनिकता के द्वंद्व को दर्शाती है? विकल्प है महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग या उषा प्रियंबदा। सही उत्तर है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, का उपन्यास कठगुलाब 1996 में प्रकाशित हुआ था, उनकी एक महत्वपूर्ण और जटिल कृति है। ये उपन्यास स्त्री पुरुष संबंधों की सूक्ष्मताओं, पहचान के संकट और आधुनिक शहरी जीवन में व्यक्ति के अलगाव को दर्शाता है। इसमें कई पात्रों के माध्यम से समाज, परिवार और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच के द्वंद्व को गहराई से प्रस्तुत किया गया है। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में चितकोबरा, मिलजुल मन, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मैं और मैं, उसके हिस्से की धूप और कई कहानी संग्रह शामिल हैं। मृदुला गर्ग अपनी बेबाक और संवेदनात्मक लेखन शैली के लिए जानी जाती हैं। उनके उपन्यास अक्सर आधुनिक स्त्री के मन के अंतर्द्वंद और उसकी स्वतंत्रता की तलाश पर केंद्रित होते हैं। प्रश्न 63। सूरज का 7वां घोड़ा नामक उपन्यास के लेखक कौन है, जो उपन्यास के भीतर कई कहानियों को जोड़ता है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश या निर्मल वर्मा। सही उत्तर है धर्मवीर भारती।
धर्मवीर भारती, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, का उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की एक अनूठी कृति है। ये उपन्यास कहानी के भीतर कहानी की शैली में लिखा गया है, जिसमें माणिक मुल्ला नामक एक कहानीकार अपने दोस्तों को 7 अलग-अलग कहानियां सुनाता है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से प्रेम, विवाह और गरीबी को दर्शाती हैं। ये उपन्यास अपनी नवीन संरचना और प्रतीकात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में गुनाहों का देवता, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और ठेले पर हिमालय शामिल हैं। ये उपन्यास हिंदी साहित्य में एक प्रयोगधर्मी कृति मानी जाती है, जिसने कथा कहने के नए तरीके प्रस्तुत किए। सूरज का 7वां घोड़ा पर आधारित एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म भी बनी है। प्रश्न 64, अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं जो अस्तित्ववाद और मानवीय अकेलेपन पर केंद्रित है? विकल्प हैं जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, धर्मवीर भारती। सही उत्तर है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, का उपन्यास अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ था। अस्तित्ववाद और मानवीय अकेलेपन की गहन दार्शनिक पड़ताल करता है। ये उपन्यास बर्फीले पहाड़ पर फंसे हुए कुछ लोगों की कहानी के माध्यम से जीवन मृत्यु संबंध और मानवीय नियति के प्रश्नों पर विचार करता है। ये हिंदी साहित्य में अस्तित्ववादी दर्शन को प्रस्तुत करने वाली एक महत्वपूर्ण कृति है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, कितने नावों में कितनी बार, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह शामिल हैं। अज्ञेय के उपन्यास अक्सर गहन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन से भरे होते हैं। ये उपन्यास आधुनिक मनुष्य के आंतरिक संघर्षों और जीवन के अर्थ की तलाश को दर्शाता है। प्रश्न 65, राग दरबारी के बाद श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास ग्रामीण जीवन पर व्यंग्य करता है? विकल्प है सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत या पहला पड़ाव। सही उत्तर है विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, का विश्रामपुर का संत जो 1998 में प्रकाशित हुआ था, उनके प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी के बाद एक और महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो ग्रामीण राजनीति, पाखंड और आधुनिक भारत में आदर्शों के पतन पर गहरा व्यंग्य करता है। विश्रामपुर का संत एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक गाँव में संत के रूप में उभरता है और फिर राजनीति में लिप्त हो जाता है, जो भारतीय समाज की विडंबनाओं को उजागर करता है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, पहला पड़ाव और अंगद का पांव व्यंग संग्रह शामिल है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास ग्रामीण भारत के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का कटु और हास्यपूर्ण चित्रण करते हैं। उनकी भाषा शैली में व्यंग और हास्य का अद्भुत मेल होता है जो पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। प्रश्न 66, यज्ञसेनी नामक उपन्यास के लिए उड़िया साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखिका कौन है जो महाभारत की द्रौपदी पर आधारित है? विकल्प है ए महाश्वेता देवी, बी प्रतिभा रे, सी आशापूर्णा देवी, डी इंदिरा गोस्वामी। सही उत्तर है बी प्रतिभा रे। प्रतिभा रे, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, का उपन्यास यज्ञसेनी जो 1984 में प्रकाशित हुआ था, एक बहुत ही प्रसिद्ध उड़िया उपन्यास है जिसे महाभारत की नायिका द्रौपदी के दृष्टिकोण से लिखा गया है। ये उपन्यास द्रौपदी के आंतरिक संघर्षों, उसके रिश्तों और एक शक्तिशाली महिला के रूप में उसकी यात्रा को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करता है। यह कृति नारी शक्ति और उसके बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है। इस उपन्यास के लिए उन्हें 1990 में उड़िया साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों में शिलापदक, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, महामोह, उत्तरा मार्ग उपन्यास और कई कहानी संग्रह शामिल हैं। यज्ञसेनी ने पौराणिक चरित्र द्रौपदी को एक नई पहचान दी और उसे आधुनिक नारी के संघर्षों से जोड़ा। प्रतिभा रे ने भारतीय मिथकों को समकालीन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों को समझने के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया है। प्रश्न 67, अतीत के चलचित्र नामक संस्मरणों के संग्रह की लेखिका कौन है? विकल्प हैं ए अमृता प्रीतम, बी महादेवी वर्मा, सी कृष्णा सोबती, डी मन्नू भंडारी। सही उत्तर है बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, का अतीत के चलचित्र 1941 में प्रकाशित हुआ था, उनके प्रसिद्ध संस्मरणों के संग्रह में से एक है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने बचपन, विभिन्न लोगों से मिले अनुभवों और उनके साथ जुड़ी स्मृतियों को बड़े ही मार्मिक और साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें समाज के हाशिए पर पड़े लोगों, महिलाओं और उनके आसपास के साधारण लोगों का जीवंत चित्रण है।
उनके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में यामा, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, स्मृति की रेखाएं, रेखाचित्र, मेरा परिवार, संस्मरण, दीपशिखा काव्य संग्रह शामिल हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, जिनमें गहरी मानवीय संवेदना और समाज के प्रति सहानुभूति होती है। उन्होंने अपने लेखन में भाषा की सादगी और भावनात्मक गहराई का अद्भुत संयोजन किया। प्रश्न 68। द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक कौन हैं, जो महाभारत को आधुनिक भारतीय राजनीति के रूप में प्रस्तुत करता है? विकल्प हैं ए. अमिताभ घोष, बी. सलमान रुश्दी, सी. शशि थरूर, डी. विक्रम सेठ। सही उत्तर है सी. शशि थरूर। शशि थरूर, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, की पुस्तक द ग्रेट इंडियन नॉवल 1989 में प्रकाशित हुई थी, एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो भारतीय राजनीति और इतिहास को महाभारत के पात्रों और घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसमें भारत की स्वतंत्रता के बाद की राजनीति, नेहरू युग से लेकर आपातकाल तक की घटनाओं को पौराणिक संदर्भों से जोड़कर दिखाया गया है, जो एक हास्यपूर्ण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, वाई आई एम अ हिंदू शामिल हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवल ने भारतीय राजनीति पर व्यंग्य करने के लिए एक अद्वितीय और अभिनव तरीका प्रस्तुत किया। शशि थरूर की इस कृति में इतिहास, राजनीति और पौराणिक कथाओं का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। प्रश्न 69। राग दरबारी नामक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? विकल्प हैं ए. नागार्जुन, बी. श्रीलाल शुक्ल, सी. फणीश्वर नाथ रेंगू, डी. मोहन राकेश। सही उत्तर है बी. श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, का राग दरबारी 1968 में प्रकाशित हुआ था। उनका सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यास है, जो भारत के एक ग्रामीण अंचल की राजनीति, शिक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार और सामाजिक पाखंड पर गहरा और कटु व्यंग्य करता है। इस कृति के लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत उपन्यास और अंगद का पांव व्यंग्य संग्रह शामिल है। श्रीलाल शुक्ल को हिंदी व्यंग्य साहित्य का एक अग्रणी स्तंभ माना जाता है। उनके लेखन में गहरी सामाजिक अंतर्दृष्टि और हास्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। प्रश्न 70। गुनाहों का देवता नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है, जो प्रेम और आदर्शवाद पर आधारित है? विकल्प है ए. मुंशी प्रेमचंद, बी. धर्मवीर भारती, सी. भगवती चरण वर्मा, डी. जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर है बी. धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, जिनकी चर्चा पहले भी हुई है, का उपन्यास गुनाहों का देवता 1949 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय और सदाबहार उपन्यासों में से एक है। ये उपन्यास चंपा और सुधा के बीच के आदर्शवादी प्रेम की मार्मिक कहानी है, जिसमें नैतिकता, सामाजिक बाधाओं और मानवीय भावनाओं की गहराई को दर्शाया गया है। ये उपन्यास अपनी भावनात्मकता और त्रासदीपूर्ण अंत के लिए जाना जाता है। उनके अन्य प्रमुख कार्यों में सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग काव्य नाटक, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष काव्य संग्रह शामिल हैं। गुनाहों का देवता ने भारतीय युवाओं के बीच अपार लोकप्रियता हासिल की और आज भी एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। इस उपन्यास में प्रेम के आदर्शवादी स्वरूप और उसके बलिदान को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।